Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो अभी तक हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल कब होता है, क्या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी की कंडीशंस होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो प्रोबेबिलिटी है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की कंडीशंस हमने देखी, नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनलिटी, नॉर्मलिटी, ये सब क्या होता है। ऑपरेटर फॉर्मलिज्म हमने देख लिया। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस कि नॉर्मलाइजेशन के अगर आपको क्वेश्चन मिले उन्हें किस तरह से डील किया जाता है। इस लेक्चर के बाद हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बाद आइगन वैल्यूज एंड देन कम्यूटेटर, है ना। तो अभी 3-4 दिन और चलेगा ये जो चैप्टर है, और उसके बाद फिर हम श्रोडिंजर इक्वेशन पर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें बोला गया है, हमें गिवन है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में गिवन है normalize the wave function given by psi x. Normalize the wave function given by psi x is equals to n e power minus alpha x जब x greater than 0 है, और n e power alpha x जब x less than 0 है। हमें ये दो अलग अलग कंडीशंस दी गई है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। उसके बाद साई स्टार एक्स, और यहाँ पर होगा साई एक्स, और ये होगा डी एक्स, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, एक बार एक्स लेस देन 0 के लिए और एक बार एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ माइनस इनफाइनाइट से और लेस देन 0 यानी कि 0 तक, है ना। और यहाँ तक जो फंक्शन डिफाइन है वो है एन ई पावर अल्फा एक्स, तो उसका स्क्वायर करना है, कंजुगेट के साथ करना है। तो यहाँ पर बन जाएगा एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई पावर 2 अल्फा एक्स डी एक्स, है ना। और फिर दूसरा जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यहाँ मैं इसको डिफाइन कर दूंगा 0 से इनफाइनाइट, और 0 से इनफाइनाइट में जो फंक्शन है वो है ई पावर माइनस अल्फा एक्स, तो यहाँ हो जाएगा ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स और डी एक्स। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। एन स्क्वायर जो है वो पूरे में से कॉमन आ गया, तो एन स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ गया, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच गया, ब्रैकेट में हमारे पास बच गया माइनस इनफाइनाइट से 0, और ये हो गया ई पावर 2 अल्फा एक्स, ई पावर 2 अल्फा एक्स डी एक्स। और यहाँ से यहाँ ये कैसे डिफाइन हो गया, यहाँ हो गया 0 टू इनफाइनाइट, ये हो गया ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स डी एक्स, और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा एन स्क्वायर, ई पावर 2 अल्फा एक्स का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ई पावर 2 अल्फा एक्स ऑन 2 अल्फा। तो इसकी जो लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स ऑन माइनस 2 अल्फा, और इसकी जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से इनफाइनाइट, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। जब हम इसमें लिमिट्स लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, एन स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ गया, ये बनेगा 2/2 अल्फा, 2/2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी एन की, वो आएगी अंडर रूट अल्फा। एन की वैल्यू जब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो हमें एन की क्या वैल्यू मिल जाएगी, अंडर रूट अल्फा, है ना। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है द स्टेट ऑफ फ्री पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जो है वो हमें गिवन है, यहाँ ए कर लो इसको, कि जब x की वैल्यू -3a से कम है, x की वैल्यू -3a से कम है, तो जो फंक्शन है वो है 0। जब x की वैल्यू -3a से a तक है तो फंक्शन की वैल्यू है c, और जब x की वैल्यू a से ज़्यादा है तो फंक्शन फिर वापस से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। तो हमें ये पूछा है कि c की वैल्यू क्या होगी यदि फंक्शन नॉर्मलाइज है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगानी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 से a के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज है, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लिखो। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट साई स्क्वायर, चलो वैसे लिख देता हूँ, साई जो कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट एक्स, और ये हो गया साई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो इस फंक्शन को आप ब्रेक कर दो, ब्रेक करोगे तो क्या लिखा जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, -3a तक। और जब माइनस इनफाइनाइट से -3a कर रहे हैं तो तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तो मैंने 0 ही लिख दिया डायरेक्ट। फिर यहाँ -3a से और a तक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ c लिखा हुआ है तो खाली हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी स्क्वायर डी एक्स, ये क्या हो गया, सी स्क्वायर डी एक्स। फिर यहाँ पर a से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो फिर फंक्शन यहाँ पर क्या है, 0 है वापस।
तो इसको 0 लिख दिया। इसकी वैल्यू किसके बराबर 1, यानी कि ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया सी स्क्वायर डी एक्स। तो ये सी स्क्वायर डी एक्स वाला पार्ट मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो ये सी स्क्वायर बाहर आ गया, यहां पर इंटीग्रेशन होकर क्या हो गया एक्स, और ये लिमिट कहां से लग रही है -3a से और a तक, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल। जी सी स्क्वायर, अब यहाँ पर लिमिट्स लगा दूंगा तो ये हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से सी स्क्वायर इंटू 4a, ये क्या बनेगा, ये बनेगा सी स्क्वायर इंटू 4a इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास c की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 अंडर रूट a। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। अब क्योंकि हमें ये पता है जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो p यानी कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किस रेंज में हमें फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी हमें 0 से a की रेंज में फाइंड आउट करनी है। तो 0 टू a, ये सी स्क्वायर ऑलरेडी बाहर आ गया और ये क्या हो जाएगा dx। अच्छा सी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/4a, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा x और लिमिट कितनी लग जाएगी 0 से a, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी 1/4। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, c की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 रूट a, और जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 1/4। तो आई होप आपको अब ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि आप क्वांटम मैकेनिक्स से ज़्यादा मैथमेटिकल फिजिक्स या मैथ्स को सॉल्व कर रहे हो। आप बेसिकली इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो आप, है ना। बस आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, उन कंडीशंस को रखना है और यहाँ पर आपको आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए भाई अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वेव फंक्शन इज डिफाइंड, वेव फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करनी है और उसके लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में फंक्शन को ब्रेक करके सीधा लिख रहा हूँ, तो ब्रेक करके लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -∞ से कहाँ तक -L/2 तक, और उस केस में इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। फिर फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है -L/2 से और L/2 तक, -L/2 से L/2 तक, और इसको मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये मैंने लिख दिया a स्क्वायर और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर n πx/L dx प्लस, और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2 से लेकर इनफाइनाइट तक, L/2 से इनफाइनाइट तक भी ये क्या है 0 है, और फिर ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई 1 के इक्वल। ठीक है साहब, अब ये डिफाइन नहीं है खत्म, ये डिफाइन नहीं है खत्म, बचा गया हमारे पास ये वाला बचा, ये वाला बच गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई -L/2 से कितनी वैल्यू L/2, ये कितना हो गया a स्क्वायर, ये कितना हो गया साइन स्क्वायर n πx/L, और ये हो गया dx इक्वल्स टू 1। हमारे पास ये रह गया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, अब यहाँ a स्क्वायर को आप निकाल लो बाहर, a स्क्वायर को आपने बाहर निकाल लिया, अब ये बन गया -L/2 से +L/2, और ये हो गया साइन स्क्वायर n πx/L dx इक्वल्स टू 1। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि cos 2x या cos 2θ इक्वल्स टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। मैं अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा a²/2, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये बन जाएगा -L/2 से +L/2, ये हो जाएगा 1 माइनस cos, ये कितना हो जाएगा 2n πx/L, और ये पूरे का क्या हो गया dx इक्वल्स टू 1। इस तरह से हमें इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है साहब, अच्छा 1 का पहले आप इंटीग्रेशन कर दो, तो a²/2 तो रहेगा बाहर, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x, इसकी लिमिट लग जाएगी -L/2 से और +L/2। तो आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, cos 2n πx/L का इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा L अपॉन, ये आ जाएगा 2n π, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2n πx/L, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है -L/2 से और +L/2 तक ये वैल्यू जा रही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या वैल्यू दे देगा, 0 वैल्यू दे देगा। जब लिमिट लगाओगे यहाँ पर तो आपको दिख जाएगा कि ये कौन सी वैल्यू दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। जब ये 0 वैल्यू दे रहा है तो यहाँ पर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करो a²/2, यहाँ पर x की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे L/2 प्लस का एक बार, और एक बार L/2 माइनस का, तो माइनस माइनस होगा प्लस, ये वैल्यू बन जाएगी इक्वल्स टू 1 के। तो ये हो गया a²/2 और ये बन गया L इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a² हो गया किसके बराबर 2/L, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई √2/L। रिक्वायर्ड जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू √2/L। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्वांटम का जो रोल था वो सिर्फ कंडीशन बताने तक था, है ना, कि क्या कंडीशन लगानी है
उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स का रोल है। आपको अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करने आते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड आउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, फाइंड आउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए फॉर द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में। तो यहाँ पर जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट है। फंक्शन हमें लिख के दिया है ए एक्सपोनेंशियल, तो मैं ए स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, और मैं ऐसे लिख देता हूँ ई पावर में। ई पावर में स्क्वायर करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर। अब यार ये बेसिक बेसिक चीजें तो मेरे को लग रहा है तुम समझ रहे होगे कि मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर हमें करना होता है, और क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है नहीं तो इसलिए साइन वाइन कोई चेंज होंगे नहीं। तो ये कितना बन गया, ये बन गया डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले तो ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन है कैसे है कि यदि मैं एफ एफ माइनस एक्स रखता हूँ तो भी मेरे को क्या वैल्यू मिलती है, एफ एक्स वैल्यू मिलती है। दैट मीन्स कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर 0 टू इनफाइनाइट, 2a स्क्वायर 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी, ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है साहब। अब ये कुछ गामा फंक्शन जैसा बन रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बना देता हूँ। तो गामा फंक्शन 2a स्क्वायर 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स पावर 0 डी एक्स इक्वल्स टू 1। ये कुछ कुछ किसके जैसा दिखने लग गया, गामा फंक्शन के जैसा दिखने लग गया। गामा फंक्शन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर गामा फंक्शन को लिखूं तो वो कैसे लिखा जाएगा, 0 से 0 से इनफाइनाइट। ये कितना हो गया, ई पावर माइनस अल्फा लिख देता हूं एक बार के लिए, तो अल्फा और एक्स पावर एम, यहाँ होगा एक्स पावर एन, ये हो गया डी एक्स। इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम अल्फा एन प्लस 1 अपॉन एम, एन प्लस 1 अपॉन एम। ये मैंने आपको पहले 2 के लिए बताया हुआ है, जहाँ एम की वैल्यू 2 होती है। अब एम की जगह 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बना रहा हूँ। और यहाँ ये बन जाएगा एन प्लस 1 अपॉन एम, ये फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। फिर अल्फा, अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा हो गया यहाँ पर, है ना, साइन नहीं लेना है, अल्फा हो गया 2 अल्फा, तो यहाँ पर लिखा मैंने 2 अल्फा। फिर क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1 अपॉन एम, तो n की वैल्यू कितनी है, 0, n की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस 1 अपॉन एम, m कितना है 2। फिर यहाँ पर गामा फंक्शन में ये कितना है, n प्लस 1, n कितना है 0 प्लस 1 अपॉन एम, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर रख दिया 2, ये वैल्यू होगी किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया a स्क्वायर, ये हो गया गामा 1 अपॉन 2, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई, 2 अल्फा पावर 1/2 इक्वल्स टू 1। जो गामा 1 अपॉन 2 है ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है पाई के इक्वल, अंडर रूट पाई, है ना। ये वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा मैं रूट में ले लेता हूँ, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 अल्फा, पाई अपॉन 2 अल्फा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ये हो गई अंडर रूट 2 अल्फा अपॉन पाई, अंडर रूट 2 अल्फा अपॉन पाई, और सिर्फ a की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 अल्फा अपॉन पाई, और उस पूरे की पावर 1/4। यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। अगेन यहाँ पर पूरा पूरा रोल था किसका, मैथमेटिक्स का, ना। आपको मैथमेटिक्स में ये छोटी छोटी चीजें पता है, बहुत भारी इंटीग्रेशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है, बहुत भारी इंटीग्रेशन करना आता हो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है, थोड़ा बहुत गामा फंक्शन के फॉर्मूला पता है, गामा फॉर्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं कि मैं इनको इजीली सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन, और इसकी जो रेंज है वो 0 से 2 पाई तक है। तो 0 से 2 पाई में हमें इसको नॉर्मलाइज करना है, तो मैं डायरेक्ट 0 से 2 पाई में इसको नॉर्मलाइज कर देता हूँ। तो 0 से 2 पाई, और यहाँ पर a स्क्वायर आ गया बाहर, ये यहाँ पर लिखा है आयोटा, इसको ध्यान से रख के चलना आप। तो एक कंजुगेट करना होता है तो कंजुगेट वाला माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर अब कैसे लिखा जाएगा, ई पावर आयोटा एम फाई, ये तो ये वाला है, अब इसके साथ कंजुगेट का आएगा तो वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो ई पावर माइनस आयोटा एम फाई, और यहाँ कितना हो गया, डी फाई इक्वल्स टू 1।
अच्छा जी, अब ये एक प्लस का है, माइनस का है, तो ये खत्म हो गया तो यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये 0 से 2 पाई, और ये कितना हो गया डी फाई इक्वल्स टू 1, ऐसा ही कुछ बचा। अच्छा, अब यहाँ पर लिमिट लगा दो, तो ये ए स्क्वायर और ये कितना हो गया 2 पाई इक्वल्स टू 1। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 1 अपॉन 2 पाई, और जब मैं ए की वैल्यू निकालने जाता हूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई। ए की वैल्यू निकालने जाओगे तो कितनी आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है नॉर्मलाइज द फॉलोइंग वेव फंक्शन। इस फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है। अब इस फंक्शन को मैं नॉर्मलाइज करूं तो यहाँ पर हमें आर दिया हुआ है, आर। तो आर जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, और जो कि डिफाइन हो रहा है किसके लिए, तीनों डायमेंशंस के लिए, यानी कि वो एक्स आई कैप भी जाएगा, वाई जे कैप भी जाएगा, और जेड कैप भी जाएगा। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। तो लेट कंसीडर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। वॉल्यूम इंटीग्रेशन हमें क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आर यानी कि तीनों डायमेंशंस की बात हो रही है। तो जब मैं इसका क्या करूंगा, जब मैं इसका नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाऊंगा, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन जब इसकी लगेगी तो यहाँ पर ए स्क्वायर बाहर आ गया, ये हो जाएगा 0 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और ये होगा एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल की जगह ई लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ई पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट, माइनस 2r अपॉन ए नॉट, ये लिखा जाएगा जब हमने फंक्शन को स्क्वायर किया है। और यहाँ पर अब डी आर ना लिख के डी टाउ लिखा जाएगा, क्योंकि ये पूरा वॉल्यूम पूरे स्पेस के लिए हो रहा है, फॉर होल स्पेस, फॉर होल स्पेस। और जब हम पूरे स्पेस के लिए लिखते हैं तो यानी कि पूरी की पूरी जगह के लिए लिखते हैं, तो हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं उसका, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। अब हम इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट मान के चल रहे हैं, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर हमें पता है कि जो डी टाउ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, जहाँ आर उसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई है ना, आर क्या हो गई, रेडियस। यहाँ मैं रेडियस वेक्टर लिख देता हूँ, इसको पोजीशन वेक्टर की जगह इसको मैं लिख देता हूँ रेडियस, रेडियल वेक्टर लिख देता हूँ, रेडियल वेक्टर। ठीक है, तो मैं डी टाउ की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो मैं डी टाउ की जगह सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ए स्क्वायर 4 पाई, ये दोनों बाहर आ गया, यहाँ पर हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर ई पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट, और ये हो गया डी आर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर गामा फंक्शन लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दोगे, गामा फंक्शन। गामा फंक्शन लगाओगे तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, ये 2 है ना n, और m की वैल्यू r के ऊपर जो पावर होगी वो m होगा, तो m की वैल्यू कितनी है, 1 है, m की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, और जो यहाँ कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कितना है, 2 अपॉन ए नॉट, कांस्टेंट कितना है, 2 अपॉन ए नॉट। अब जो स्टैंडर्ड फार्मूला लगाओगे, कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला, जो अभी मैंने आपको पीछे वाले केस में बताया, तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम, एम कितना है, एम है 1, तो 1 अपॉन एम। फिर यहां पर ये गामा वाला साइन, एन प्लस वन, एन प्लस 1 अपॉन एम, एन की वैल्यू कितनी है 2, 1 अपॉन एम, एम की वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कितना है, यहाँ पर माइनस साइन नहीं लेना है, 2 अपॉन ए नॉट, ये कांस्टेंट कितना है, 2 अपॉन ए नॉट। इसकी पावर कितनी, इसकी पावर n प्लस 1 अपॉन एम, तो n कितना है, n कितना है 2 प्लस 1 अपॉन एम, एम कितना है 1, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 4 पाई ए स्क्वायर, यहाँ पर बन जाएगा गामा 3, क्या बन जाएगा, गामा 3, गामा 3 बन गया। और ये जो वैल्यू है ये कितनी बन गई, 2 पावर क्यूब, तो ये ए क्यूब ऊपर चला जाएगा, ए नॉट क्यूब जो है वो ऊपर पहुंच गया, और यहाँ नीचे वैल्यू बन जाएगी 8 और इक्वल्स टू 1। ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बनेगी पाई ए स्क्वायर, और ये गामा 3, गामा है गामा, और ये हो गया ए नॉट क्यूब, ए नॉट क्यूब, और ये हो गया 2 इक्वल्स टू 1। जो गामा 3 है यानी कि गामा फंक्शन है, तो सिंपल में गामा फंक्शन गामा एन है, तो गामा एन को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस 1। तो गामा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा पाई ए स्क्वायर और ए नॉट क्यूब, पाई ए स्क्वायर ए नॉट क्यूब इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट पाई ए क्यूब, ए नॉट क्यूब, 1 अपॉन अंडर रूट पाई ए नॉट क्यूब। तो इस तरह से आपको ये गामा फंक्शंस का जो रोल है
वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि गामा फंक्शन का रोल आपको ठीक-ठाक पता होना चाहिए, कि क्या रोल है, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज। तो वेव फंक्शन जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है साई एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, जहाँ ए कांस्टेंट है और ये फंक्शन डिफाइन है 0 से 1 के लिए और एक्स की वैल्यू 0 से 1 के लिए, उसके अलावा ये 0 है हर जगह, के अलावा 0 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगा दो। तो नॉर्मलाइजेशन की जब कंडीशन आप लगाओगे तो 0 से 1 में मैं सीधा निकाल रहा हूँ, उसके बाहर 0 है, तो बार बार वो करने की जरूरत है नहीं ना, तो थोड़ा सा फास्ट काम होगा हमारा। तो ये ए स्क्वायर बाहर आ गया और ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 0 से 1 तक। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और 0 से 1 इसको डिफाइन कर रहे हैं, फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप यहाँ पर लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी √3। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √3 आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नॉर्मलाइज ये ऑलरेडी है, नॉर्मलाइज है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 बार, एक बार 0 से 0.5 के लिए और एक बार 0.5 से 1 के लिए। तो इसको उसी रेंज में क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी 1 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 0.5, तो ए स्क्वायर 0 से और कहाँ तक है 0.5 तक, 0.5 तक जा रहा है, साई स्क्वायर एक्स करना है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो गई 3 और ये वैल्यू कितनी रखी जाएगी, ये रखी जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 3। ये वैल्यू रखी जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 3। एक्स क्यूब अपॉन 3 ये वैल्यू रखोगे, इसको कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से 0.55। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/8। सिमिलरली आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है P2 के लिए, तो P2 के लिए ए स्क्वायर और ये कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 से 1 तक है एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है, बहुत बड़ा टास्क इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है इफ अ वन डायमेंशनल वेव फंक्शन इज गिवन बाय साई एक्स। वन डायमेंशनल वेव फंक्शन है, साई एक्स इक्वल्स टू √a e पावर माइनस ए एक्स है और x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x इक्वल्स टू 1/a एंड x इक्वल्स टू 2/a। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है ना। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है। नॉर्मलाइज है या नहीं है उसके लिए माइनस इनफाइनाइट से और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। हम इसको चेक कर रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट तक, और ये फंक्शन जो है वो किस रेंज में आ रहा है, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन हो रहा है। x ग्रेटर देन 0 के लिए अभी ब्रेक कर देंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा पहले a, ठीक है, ये वैल्यू क्या बन गई, a बन गई क्योंकि स्क्वायर हो गया, और यहाँ ये हो जाएगा e पावर -2ax। और उसके बाद क्या करें, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन हो रहा है ये, तो इसको ब्रेक करें तो ये बनेगा a। पहले इसको मैंने ब्रेक कर लिया माइनस इनफाइनाइट से और 0 के लिए, और माइनस इनफाइनाइट से 0 के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं, तो यहाँ इसकी वैल्यू को मैंने 0 कर दिया। फिर यहाँ पर a और अब ये 0 से और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और e पावर -2ax dx। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो हो गया इसका 0 खत्म। इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए वैल्यू हो गई a, और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2a और ये क्या बनेगा, ये बनेगा e पावर -2ax। कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो रहा है, 0 से इनफाइनाइट तक इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, ये वैल्यू बचेगी -1/2 है ना, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी -1/2। और यहाँ पर जब हम लिमिट लगाएंगे तो e पावर माइनस इनफाइनाइट और यहाँ बनेगा e पावर, ये बनेगा -0 ये वैल्यू दे देगा 1। ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1/2 वैल्यू आ गई, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज। तो फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज, तो ये फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है। फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है और अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला, कहाँ से कहाँ तक प्रोबेबिलिटी की रेंज है, प्रोबेबिलिटी की रेंज है 1/a से 2/a। तो ये हो जाएगा 1/a से 2/a।
मल्टीप्लाई करना है तो ए बाहर आएगा, यहाँ पर तो वही सेम वैल्यू रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ई पावर माइनस 2ax, तो यहाँ पर मैं एज इट इज लिख दूंगा ई पावर माइनस 2ax dx। और जो फंक्शन है, तो फंक्शन पूरे स्पेस के लिए नॉर्मलाइज की कंडीशन हम लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो जो वैल्यू मैंने निकाली है उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो उस वैल्यू को लिख दूंगा 1/2 ना, उस वैल्यू को लिख देंगे डायरेक्टली 1/2, बार बार उसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ से इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी a अपॉन माइनस 2a, और ये बन गया ई पावर माइनस 2ax, और लिमिट आप लगा दोगे, लिमिट कितनी 1/a से 2/a, और यहाँ पर ये 1/2 है जो ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा -1। यहाँ पर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये ई पावर माइनस 2a, एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे, एक्स की जगह रखोगे आप 2/a, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2a, और x की जगह क्या रखोगे 1/a। जब अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये -1 तो रहेगा ही रहेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी ई पावर -4, और फिर a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये ई पावर -2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप कॉमन निकालते हो, क्या कॉमन निकालते हो, यहाँ से आप कॉमन निकाल लो ई पावर -2, तो यहाँ से ई पावर -2 कॉमन निकालोगे, माइनस अंदर ले जाओगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ई पावर -2 1 माइनस ई पावर -2, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ना, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, आपको स्पेशली इसमें ध्यान रखना था, आपको चेक करना था कि फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बोला है कैलकुलेट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट चेक करना है, इसका मतलब फंक्शन नॉर्मलाइज है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं मैं, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये होना है ए स्क्वायर, ये होना है ए स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो लिखा है ई पावर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये तो ट्वाइस होना है, तो ट्वाइस होना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस, ये हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मैं ढंग से लिख देता हूँ इसको, ये कितना हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ई पावर, ये आयोटा में है, आयोटा में है, तो पहली बार जब लिखेंगे ई पावर आयोटा के एक्स, और फिर जब उसका ट्रांसपोज कंजुगेट होगा तो माइनस में आएगा, आयोटा के एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये ई पावर 0 बन गई, ये ई पावर 0 बन गई, तो ये वैल्यू कितनी बन गई है 1। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू है फंक्शन की वो ये रह जाएगी, मतलब इंटीग्रेंड जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा ई पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हम गामा फंक्शन जैसा इसको कुछ बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है, ये हो गई एक्स पावर 0, ये हो गया ई पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। बस आप अब यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो हो गई 0, और जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू वो हो गई 2। तो स्टैंडर्ड फंक्शन का अगर हम यूज करें, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया है, तो यहाँ से ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/m हम लिखते हैं। उसके बाद गामा फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, n प्लस 1/m। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 0, प्लस 1/m, m की वैल्यू कितनी है 2 है, तो m की वैल्यू 2 हो गई। ऑन कांस्टेंट कितना है यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर एज इट इज लिख दिया यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर। हाँ, अब वापस से वही पावर n प्लस 1/m, तो n कितना है, n है 0 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 1/2, और ये वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से ये कुछ ऐसा बन रहा है ए स्क्वायर अपॉन 2, ये बनेगा गामा 1/2, गामा 1/2, और ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, सिग्मा स्क्वायर, इसको मैं एज इट इज लिखाने छोड़ रहा हूँ, सिग्मा स्क्वायर पावर 1/2 और ये 1। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि गामा 1/2 इक्वल्स टू होता है √पाई, ये वैल्यू होती है। मैं यहाँ पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा √पाई, और ये नीचे वाली वैल्यू सेम एज इट इज सिग्मा स्क्वायर पावर 1/2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये पूरा एक साथ मैंने लिख दिया पाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी हो गई 1/2 इक्वल्स टू 1 ना, ये वैल्यू हमारे पास बन गई। यहाँ पर एक बार हम चेक कर ले कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो 2a स्क्वायर, ये इवन फंक्शन है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी ये 2, और यहाँ पर भी आप लगा दो 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर
और यहाँ पर ए स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है इसको हम चेंज करें तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन पाई पावर 1/2। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ए की वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन पाई और ये पावर 1/4। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी कांस्टेंट ए की। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब हम निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, कुछ नहीं होती, साई एक्स स्क्वायर होता है, ये वैल्यू होती है। इसका स्क्वायर करना है तो आयोटा वाला टर्म तो यहाँ पर फिर से खत्म हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन पाई, ये पावर 1/4 है, स्क्वायर करोगे तो ये कितना रह जाएगा 1/2। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसमें से आयोटा वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, हमें बहुत अच्छे से पता है कैसे हुआ। और ये वाला जो टर्म है ये रह जाएगा ई पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, ई पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाएगी। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हमें करना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ज्यादातर रोल है कि आपका जो मैथमेटिक्स है, स्पेशली इंटीग्रेशन वाला पार्ट, गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन खत्म, इनमें कुछ भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।